हाय स्टूडेंट, कैसे हो? आज हम पॉलिटिकल साइंस से स्वतंत्र भारत में राजनीति, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां अध्याय के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां विषय पर 2 शॉर्ट वीडियो हमने डाले हैं। उसमें कुछ विषयों पर चर्चा की, जैसे विभाजन के समय कौन सी समस्याएं भारत के सामने आई, विभाजन के क्या परिणाम रहे, भारत के सामने कौन सी चुनौतियां थी राष्ट्र निर्माण में। आज हम पढ़ेंगे रजवाड़े क्या हैं। रजवाड़े क्या हैं? देखो, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय जो इंडिया थी उसको हम ब्रिटिश इंडिया कहते हैं। तो ब्रिटिश इंडिया के समय, आज़ादी से पहले, भारत में 2 तरीके की सरकार थी। एक तो अंग्रेजों के प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत, जिनको हम चीफ कमिश्नरी कह सकते हैं। जैसे वर्तमान में जो अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं, वैसे ही इन पर अंग्रेज सीधा राज करते थे। किन पर? अंग्रेजों के प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेज सीधा राज करते थे। एक थे रजवाड़े। रजवाड़े, जनरली ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, रजवाड़े क्या है? तो राजा का शासन परंतु ब्रिटिश सत्ता के अधीन, यानी जनता पर राज कौन कर रहा है? राजा कर रहा है। और राजा के ऊपर राज कौन कर रहा है? ब्रिटिश सरकार कर रही है, ब्रिटिश सत्ता कर रही है। तो रजवाड़े क्या हुए? राजा का शासन परंतु ब्रिटिश सत्ता के अधीन। राजा का शासन परंतु ब्रिटिश सत्ता के अधीन, ये रजवाड़े हुए। और रजवाड़ों की क्या समस्याएं थी उस समय? तो मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत में 565 रियासतें रजवाड़े थे। यानी पूरे भारत में हर क्षेत्र में 565 रजवाड़े थे। उन पर राजा राज करते थे और राजा ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। यानी 565 रियासतें थी। तो उस समय मतलब जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों ने ये कह दिया, ब्रिटिश सरकार ने ये कह दिया कि जो भारत में मिलना चाहिए वो भारत में मिल जाए, पाकिस्तान में मिलना चाहिए वो पाकिस्तान में मिल जाए, और जो स्वतंत्र रहना चाहिए वो स्वतंत्र रह सकता है। तो अगर ये 565 रियासतें स्वतंत्र हो जाती, 565 रियासतें स्वतंत्र हो जाती, तो भारत 565 देशों में विभक्त हो जाता, जो आज़ादी से भी भयंकर स्थिति होती। तो यहाँ पर अपन ये भारत की बात कर रहे हैं। ऐसे राजस्थान में भी उस समय 19 रियासत थी, 3 ठिकाने थे और एक चीफ कमिश्नरी थी। चीफ कमिश्नरी का मतलब ये है कि अंग्रेजों का प्रभुत्व है उस पर सीधा था। अजमेर मेरवाड़ा की बात करें अपन, तो जैसे ही मतलब अगर रियासतें अलग अलग हो जाएं तो भारत टूटने की स्थिति पैदा हो जाती। और सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने ये कह दिया कि भाई मैं तो न तो पाकिस्तान में मिलूंगा न भारत में मिलूंगा, मैं तो स्वतंत्र रहूंगा। तो त्रावणकोर के राजा ने सबसे पहले ये कहा। इसके बाद में अगले ही दिन हैदराबाद का जो निजाम था, उस्मान अली खान, उसने भी ये कह दिया कि मैं भी क्या करूंगा, स्वतंत्र रहूंगा। लेकिन इसका झुकाव कुछ हद तक पाकिस्तान की ओर था। अगर ऐसा त्रावणकोर और हैदराबाद की तरह 565 सारी रियासतें ऐसा करती तो देश टूटने का खतरा था। यानी देश के 3 टुकड़े हो जाते, एक तो पाक में बदल जाती, और दूसरी भारत में, और तीसरी स्वतंत्र रियासतें अपने अपने राज्य का गठन कर लेती। इसके बाद में है रजवाड़ों के विलय में पटेल जी की भूमिका क्या थी। यानी पटेल जी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के पहले गृह मंत्री थे, और रजवाड़ों को भारतीय संघ में विलय करने का जो जिम्मा था वो एक तरीके से पटेल जी के पास ही था। और इन्होंने तन मन धन, यानी डराकर धमकाकर, धन देकर, प्रलोभन देकर सारी जो 565 रियासतें थी उनको एक करने का कार्य किया। इसलिए इनको लोहे पुरुष के नाम से जाना जाता है।
लौह पुरुष ने यानी एकता स्थापित करने का कार्य किया। तो सबसे पहले सरदार जी पटेल ने समझदारी दिखाकर रजवाड़ों को भारतीय संघ में विलय कर लिया। यानी विलय के लिए एक विलय पत्र राजकीय दस्तावेज था जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसको विलय पत्र भी कहते हैं। विलय पत्र पर सबके हस्ताक्षर करवा लिए और जो रजवाड़े थे वो भारतीय संघ में मिल गए। यानी 3-4 रियासतें ऐसी थी जैसे मणिपुर है, हैदराबाद है, जम्मू कश्मीर है, ये रियासतें भारतीय संघ में मिलने की आनाकानी कर रही थी। अंत में इनको भी मना लिया गया। इसके बाद हम बात करेंगे नागपुर अधिवेशन। इस नागपुर अधिवेशन ये बीच में कहां से आ गया भाई? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में नागपुर अधिवेशन कहां से आ गया? यानी नागपुर अधिवेशन तो आजादी से पहले हुआ था, 1920 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे विजय राघवाचार्य। यानी नागपुर अधिवेशन की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि नागपुर अधिवेशन में सबसे पहले कांग्रेस ने यह मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा। यानी राज्य जो बनाए जाएंगे वो भाषा के आधार पर बनाए जाएंगे और राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर कर दिया जाएगा। आजादी के बाद स्थिति बदली और देश का बंटवारा हुआ और ऐसा लगा कि यदि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा तो देश में अव्यवस्था फैल जाएगी और देश टूट जाएगा। इसलिए सरकार ऐसा फैसला लेने से क्या कर रही थी? डर रही थी। यानी सरकार को डर लग रहा था कि कहीं हम यदि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर देंगे तो देश में अव्यवस्था फैल जाएगी, हिंसा फैल जाएंगी, सांप्रदायिक दंगे फैल जाएंगे। तो सबसे पहले अगला बिंदु आता है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना? तो अपन बात कर रहे हैं कि पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश में आपको मैप में बता देता हूं कि दक्षिण भारत में जो ये एरिया है, जो ये क्षेत्र है, वो मद्रास कहलाता था उसमें। मद्रास जो अब वर्तमान में जो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है ना, उसको क्या कहते थे? मद्रास कहते थे। और मद्रास का ये जो आंध्र प्रदेश वाला भाग है, आंध्र प्रदेश वाला भाग है, इसमें तेलुगु भाषा के लोग रहते थे और तेलुगु भाषा के लोगों ने एक आंदोलन कर दिया कि भाई हमें तेलुगु भाषा के आधार पर एक अलग राज्य चाहिए और आंध्र प्रदेश वो राज्य 1953 में बन गया। यानी ये जो राज्य बना इतना आसानी से नहीं बना, इसको बनाने में काफी लोगों को मेहनत मशक्कत करनी पड़ी। वो एक कांग्रेस के नेता थे पोटी श्री रामुलु, ये नाम याद रखना आप, पोटी श्री रामुलु। इन्होंने भूख हड़ताल कर दी और भूख हड़ताल करने आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करने के लिए भूख हड़ताल कर दी और 1953 में 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद में इनकी मौत हो गई। और इनकी मौत होने के बाद में नेहरू जी ने मान लिया कि भाषा के आधार पर हम राज्य का गठन कर देंगे। तो आंध्र प्रदेश राज्य बनकर सामने आया। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। कब बना? 1953 में बना। आगे इससे आगे के टॉपिक है हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? साइंस स्टडी केयर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पॉलिटिकल साइंस भाग 2, स्वतंत्र भारत में राजनीति। उसका अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इससे पहले की वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स पर चर्चा की, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी और स्वतंत्रता के बाद में भारत के सामने जो समस्याएं आई उन पर चर्चा की और 1947 में भारत कैसा था, द्विराष्ट्र सिद्धांत पर भी चर्चा की। आज हम पढ़ेंगे कि विभाजन से आई मुख्य समस्याएं कौन सी थी। जैसे ही भारत पाकिस्तान आजाद हो गए, विभाजन हो गया भारत
पाक अलग अलग देश बन गए, तो कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आई। यहाँ मैंने एक रफली मैप बनाया है इंडिया का। उसमें मैं आपको बता दूं कि मुसलमान हैं, वो मुस्लिम बंधु हैं, वो देश के विभिन्न कोनों में छितरे हुए थे ऐसे। अब उनको इकट्ठा करके एक अलग देश तो बना नहीं सकते थे। तो सबसे बड़ी समस्या थी कि पाकिस्तान में कौन जाएगा, भारत में कौन रहेगा। इसके बाद में अल्पसंख्यकों की समस्या थी, और बहुत ही कम समय में, जैसे 14 और 15 अगस्त मध्य रात्रि को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा हुई, तो उसी समय लोगों को क्या करना था, देश खाली करना था। तो ये मोटी समस्या थी। अब लोगों को यही पता नहीं था कि हमें भारत में रहना है या पाकिस्तान में जाना है। तो ये विभाजन के जस्ट बाद में सबसे मोटी समस्या ये थी। उसके बाद में सबसे मोटी समस्या ये थी कि यहाँ जो पश्चिम भाग है, पश्चिम भाग में पंजाब और इधर बंगाल, पूरब में पंजाब और बंगाल जो स्टेट थे, उनमें कुछ जिले ऐसे थे जहां पर मुस्लिम बाहुल्य लोग थे, यानी वो जिले मुस्लिम बाहुल्य वाले जिले थे यहाँ। तो ये निर्णय लिया गया कि जिन जिलों के अंदर मुस्लिम ज्यादा हैं वो पाकिस्तान में रहेंगे, और जिनमें हिंदू ज्यादा हैं वो भारत में रहेंगे। यहाँ पर एक मोटी समस्या ये आई कि बंगाल पूरब में है और पंजाब पश्चिम में। तो 1971 से पहले पाकिस्तान के दो भाग थे, एक तो पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। कुछ मुस्लिम बंधु हैं, वो भी भारत छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। तो ये जनरली ये मुख्य समस्या विभाजन के समय आई कि मुसलमान सभी छितरे हुए थे, तो उनको एक जगह लाना कठिन समस्या थी। अल्पसंख्यकों की समस्या थी, चंद घंटों में देश को खाली करना था। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि भारत में रहें या पाकिस्तान में जाएं। पंजाब और बंगाल दो ऐसे स्टेट थे जहां पर मुस्लिम बहुल वाले इलाके थे। तो पंजाब वाला हिस्सा है वो पश्चिमी पाकिस्तान में मिल गया, उसके कुछ जिले जिनमें मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, और पूर्व वाला बंगाल का जो भाग है वो पूर्वी पाकिस्तान में शामिल हो गया। तो ये विभाजन के समय मुख्य समस्याएं आई। इसके बाद में विभाजन के परिणाम क्या निकले, यानी विभाजन के क्या परिणाम निकले। तो इसमें सबसे मोटा ये है कि सांप्रदायिक हिंसा हुई, धर्म के नाम पर हिंसा हुई। इसे हम पिंजर फिल्म में देख सकते हैं। पिंजर फिल्म में जो विभाजन की त्रासदी को दर्शाने का काम करती है, सांप्रदायिक हिंसा हुई, लाखों लोग बेघर हो गए और मारे गए। यानी कि बताते हैं कि 80 लाख लोग बेघर हो गए थे, 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे, महिलाओं पर अत्याचार हुए, बलात्कार हुआ, हत्या हुई और जबरन शादी की गई। ये मोटा परिणाम निकल कर आया। अचानक से स्थानांतरण हुआ, मजबूरन लोगों को शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा, यानी रिफ्यूजिंग कैंपों में रहना पड़ा, और परिणाम रहा
संपत्ति का बंटवारा। तो ये मुख्य परिणाम रहे विभाजन के। सांप्रदायिक हिंसा हुई, लाखों लोग बेघर व मारे गए, महिलाओं पर हत्या हुई, बलात्कार हुआ, जबरन शादी की गई, अचानक से स्थानांतरण हुआ, मजबूरन लोगों को शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा, संपत्ति का बंटवारा हुआ। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आज़ादी के जश्न में महात्मा गांधी जी, जिनको बापू कहते हैं अपन, क्यों शामिल नहीं हुए? इसका कारण ये था कि गांधी जी अहिंसा प्रेमी थे, मारकाट के विरोधी थे। वो विभाजन से हुई हिंसा से दुखी थे, विभाजन से हुई हिंसा से दुखी थे, इसलिए वो आज़ादी के जश्न में शामिल नहीं हुए। उस समय वे कोलकाता थे। हिंसा को रोकने की लोगों से उन्होंने अपील की और बाद में दिल्ली आ गए। 1948 में उन्होंने हिंसा व तनाव को कम करने के लिए उपवास रखा और उपवास रखने का ये प्रभाव पड़ा कि अहिंसा व तनाव क्या हो गया, कम हो गया। 30 जनवरी 1948 को एक हिंदूवादी व्यक्ति ने, जिसका नाम था नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी। हाय स्टूडेंट, कैसे हो? आज हम पॉलिटिकल साइंस से स्वतंत्र भारत में राजनीति, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां अध्याय के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां विषय पर 2 शॉर्ट वीडियो हमने डाले हैं। उसमें कुछ विषयों पर चर्चा की, जैसे विभाजन के समय कौन सी समस्याएं भारत के सामने आई, विभाजन के क्या परिणाम रहे, भारत के सामने कौन सी चुनौतियां थी राष्ट्र निर्माण में। आज हम पढ़ेंगे रजवाड़े क्या हैं। रजवाड़े क्या हैं? देखो, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय जो इंडिया थी उसको हम ब्रिटिश इंडिया कहते हैं। तो ब्रिटिश इंडिया के समय, आज़ादी से पहले, भारत में 2 तरीके की सरकार थी। एक तो अंग्रेजों के प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत, जिनको हम चीफ कमिश्नरी कह सकते हैं। जैसे वर्तमान में जो अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं, वैसे ही इन पर अंग्रेज सीधा राज करते थे। किन पर? अंग्रेजों के प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेज सीधा राज करते थे। एक थे रजवाड़े। रजवाड़े, जनरली ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, रजवाड़े क्या है? तो राजा का शासन परंतु ब्रिटिश सत्ता के अधीन, यानी जनता पर राज कौन कर रहा है? राजा कर रहा है। और राजा के ऊपर राज कौन कर रहा है? ब्रिटिश सरकार कर रही है, ब्रिटिश सत्ता कर रही है। तो रजवाड़े क्या हुए? राजा का शासन परंतु ब्रिटिश सत्ता के अधीन। राजा का शासन परंतु ब्रिटिश सत्ता के अधीन, ये रजवाड़े हुए। और रजवाड़ों की क्या समस्याएं थी उस समय? तो मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत में 565 रियासतें रजवाड़े थे, यानी पूरे भारत में हर क्षेत्र में 565 रजवाड़े थे। उन पर राजा राज करते थे और राजा ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, यानी 565 रियासतें थी। तो उस समय मतलब जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों ने ये कह दिया, ब्रिटिश सरकार ने ये कह दिया कि जो भारत में मिलना चाहिए वो भारत में मिल जाए, पाकिस्तान में मिलना चाहिए वो पाकिस्तान में मिल जाए, और जो स्वतंत्र रहना चाहिए वो स्वतंत्र रह सकता है। तो अगर ये 565 रियासतें स्वतंत्र हो जाती
565 रियासतें स्वतंत्र हो जाती तो भारत 565 देशों में विभक्त हो जाता, जो आजादी से भी भयंकर स्थिति होती। तो यहाँ पर अपन ये भारत की बात कर रहे हैं, ऐसे राजस्थान में भी उस समय 19 रियासत थी, 3 ठिकाने थे और एक चीफ कमिश्नरी थी। चीफ कमिश्नरी का मतलब ये है कि अंग्रेजों का प्रभुत्व है उस पर सीधा था। अजमेर मेरवाड़ा की बात करें अपन, तो जैसे ही मतलब अगर रियासतें अलग अलग हो जाएं तो भारत टूटने की स्थिति पैदा हो जाती। और सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने ये कह दिया कि भाई मैं तो न तो पाकिस्तान में मिलूंगा न भारत में मिलूंगा, मैं तो स्वतंत्र रहूंगा। तो त्रावणकोर के राजा ने सबसे पहले ये कहा। इसके बाद में अगले ही दिन हैदराबाद का जो निजाम था उस्मान अली खान, उसने भी ये कह दिया कि मैं भी क्या करूंगा, स्वतंत्र रहूंगा। लेकिन इसका झुकाव कुछ हद तक पाकिस्तान की ओर था। अगर ऐसा त्रावणकोर हैदराबाद की तरह 565 सारी रियासतें ऐसा करती तो देश टूटने का खतरा था। यानी देश के 3 टुकड़े हो जाते, एक तो पाक में बदल जाती और दूसरी भारत में और तीसरी स्वतंत्र रियासतें अपने अपने राज्य का गठन कर लेती। इसके बाद में है रजवाड़ों के विलय में पटेल जी की भूमिका क्या थी। यानी पटेल जी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के पहले गृह मंत्री थे और रजवाड़ों को भारतीय संघ में विलय करने का जो जिम्मा था वो एक तरीके से पटेल जी के पास ही था। और इन्होंने तन मन धन यानी डराकर धमकाकर धन देकर प्रलोभन देकर सारी जो 565 रियासतें थी उनको एक करने का कार्य किया। इसलिए इनको लोहे पुरुष के नाम से जाना जाता है। लोहे पुरुष यानी एकता स्थापित करने का कार्य किया। तो सबसे पहले सरदार जी पटेल ने समझदारी दिखाकर रजवाड़ों को भारतीय संघ में विलय कर लिया। यानी विलय के लिए एक विलय पत्र राजकीय दस्तावेज था जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसको विलय पत्र भी कहते हैं। विलय पत्र पर सबके हस्ताक्षर करवा लिए और जो रजवाड़े थे वो भारतीय संघ में मिल गए। यानी 3-4 रियासतें ऐसी थी जैसे मणिपुर है, हैदराबाद है, जम्मू कश्मीर है, ये रियासतें भारतीय संघ में मिलने की आनाकानी कर रही थी। अंत में इनको भी मना लिया गया। इसके बाद हम बात करेंगे नागपुर अधिवेशन। इस नागपुर अधिवेशन ये बीच में कहां से आ गया भाई? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में नागपुर अधिवेशन कहां से आ गया? यानी नागपुर अधिवेशन तो आजादी से पहले हुआ था, 1920 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे विजय राघवाचार्य। यानी नागपुर अधिवेशन की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि नागपुर अधिवेशन में सबसे पहले कांग्रेस ने यह मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा। यानी राज्य जो बनाए जाएंगे वो भाषा के आधार पर बनाए जाएंगे और राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर कर दिया जाएगा। आजादी के बाद स्थिति बदली और देश का बंटवारा हुआ और ऐसा लगा कि यदि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा तो देश में अव्यवस्था फैल जाएगी और देश टूट जाएगा। इसलिए सरकार ऐसा फैसला लेने से क्या कर रही थी? डर रही थी। यानी सरकार को डर लग रहा था कि कहीं हम यदि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर देंगे तो देश में अव्यवस्था फैल जाएगी, हिंसा फैल जाएंगी, सांप्रदायिक दंगे फैल जाएंगे। तो सबसे पहले अगला बिंदु आता है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना। तो अपन बात कर रहे हैं कि पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश में आपको मैप में बता देता हूं कि दक्षिण भारत में जो ये एरिया है, जो ये क्षेत्र है, वो मद्रास कहलाता था उसमें। मद्रास जो अब वर्तमान में जो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है ना, उसको क्या कहते थे? मद्रास कहते थे। और मद्रास का ये जो आंध्र प्रदेश वाला भाग है, आंध्र प्रदेश वाला भाग है, इसमें तेलुगु भाषा के लोग रहते थे और तेलुगु भाषा के लोगों ने एक आंदोलन कर दिया कि भाई हमें तेलुगु भाषा के आधार पर एक अलग राज्य चाहिए और आंध्र प्रदेश वो राज्य 1953 में बन गया। यानी ये जो राज्य बना इतना आसानी से नहीं बना,
इसको बनाने में काफी लोगों को मेहनत मशक्कत करनी पड़ी। वो एक कांग्रेस के नेता थे पोटी श्री रामुलु, ये नाम याद रखना आप, पोटी श्री रामुलु। इन्होंने भूख हड़ताल कर दी और भूख हड़ताल करने आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करने के लिए भूख हड़ताल कर दी और 1953 में 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद में इनकी मौत हो गई। और इनकी मौत होने के बाद में नेहरू जी ने मान लिया कि भाषा के आधार पर हम राज्य का गठन कर देंगे। तो आंध्र प्रदेश राज्य बनकर सामने आया। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। कब बना? 1953 में बना। आगे इससे आगे के टॉपिक है हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।